सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के सुनहरे उज्जवल भविष्यों। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का चैप्टर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड किया था, राइट। तो वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो लिया था हमने, प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं था, मतलब एयर था या वैक्यूम था, ऐसा समझ सकते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने फॉर्मूला निकाला। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, राइट। याद हो तो, अगर जिसने वीडियो नहीं देखा तो पहले वीडियो देखो, तब ये टॉपिक करने का मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। और अगर आपको पहले से पता है तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, ठीक है। इफेक्ट ऑफ क्या? इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर बोल सकते हो, या ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, जो चाहो कर सकते हो, अपनी मर्जी, एक ही बात है दोनों का मतलब। और डाइलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटर या इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, ठीक है, एक ही बात है। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक क्या होता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, उसके बारे में हमने पोलराइजेशन वगैरह सब पढ़ा हुआ है। एक इंसुलेटर होता है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है आज के टॉपिक में कि देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने जो पहले लिया था, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये दो प्लेट्स थे, प्लेट्स के बीच में एयर था या वैक्यूम था, ठीक है। अब अगर मैं इस पूरे एरिया को, इसके अंदर इस बीच में जो गैप है, ये पूरे गैप को अगर मैं एक डाइलेक्ट्रिक से भर दूं, पूरी तरह से इस पूरे गैप को डाइलेक्ट्रिक से भर दूं, ठीक है, इस प्लेट से लेके इस प्लेट तक के बीच में पूरा एरिया भर दूं, ठीक है, तो इसके कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। जो पहले इसका कैपेसिटेंस था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, क्या अभी भी उतना ही रहेगा, क्या चेंज होगा, और चेंज होगा तो बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, वो चीज आज डिस्कस कर रही है। क्लियर है? अच्छा, तो हम नॉर्मली वही सब चीज पहले जो किया था हमने लास्ट वीडियो में, वही सब लेके करेंगे और उसके बाद आगे मॉडिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंसीडर किया था, ये एक प्लेट कंसीडर किया था, इसका प्लस क्यू चार्ज लिया था हमने इस पे, और इस पे माइनस क्यू चार्ज लिया था। यहाँ पर हमारा जो सिग्मा था, है ना, सिग्मा था क्यू बाई ए। यहाँ हमारा था माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी, जिसको हमने माइनस क्यू बाई ए बोला था, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, ये जो प्लेट्स थे, इन प्लेट्स का एरिया था ए, है ना। ए क्या था आपका? एरिया ऑफ प्लेट्स, दोनों प्लेट्स का एरिया ए था। डी क्या था? इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो ये भी ले लेते हैं अपन, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। इतनी सी ये चीज। अच्छा, इस अकॉर्डिंगली व्हेन द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज एयर और वैक्यूम, मान लो जो मीडियम है प्लेट्स के बीच में वो एयर है या तो वैक्यूम है, ठीक है। बिटवीन द प्लेट्स इज एयर और वैक्यूम, या तो एयर है या तो वैक्यूम है। अगर इस हिसाब से लें हम, ठीक है, अगर हम इस हिसाब से लें तो कैपेसिटेंस जो मिलेगा हमको, उसको हम नाम दे रहे हैं कैपेसिटेंस को C0, ठीक है, या C नॉट, ठीक है। तो C नॉट कैसे मिलेगा हमको? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अगर बीच में एयर है या वैक्यूम है तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर है इतना? अच्छा, ऑन इंट्रोड्यूसिंग, अच्छा ऑन इंट्रोड्यूसिंग मत लिखो, लेट अस इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच completely occupies the space between the plates। अच्छा, अब इसका ना एक और डेरिवेशन है जिसमें जो प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वो पूरी तरह से नहीं भर रहे हो, कुछ सिलेक्टेड जगह में भर रहे हो, खाली इतने एरिया में भर रहे हो। तो उस केस में क्या फॉर्मूला बनेगा, वो एक अलग केस है, राइट। तो फिलहाल मैं वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा, वो आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं अलग सेशन में उसको कवर करूंगा, ठीक है, डेफिनेटली करूंगा, लेकिन अलग सेशन में, अभी नहीं। अभी हम टेक्स्ट बुक का चैप्टर चला रहे हैं, तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली जितने टॉपिक्स हैं मैं वही करा रहा हूँ, इसके बाद मैं वो एक्स्ट्रा वाले टॉपिक्स करवाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ वही जो टेक्स्ट बुक का है, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, और बोर्ड एग्जाम के लिए आपको इतना ही लिखना है, ठीक है। क्या होता है ना, कई बार एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में कराऊँ तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सा वाला करना है कौन सा वाला नहीं करना है, वो थोड़ा सा अलग तरीके से, इसलिए मैं उसको सेपरेट रख रहा हूँ। क्लियर है? तो अभी हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं इसमें हमने जो डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है इस मटेरियल इस प्लेट्स के बीच में,
वो पूरी तरह से भर दिया हुआ है, पूरा कोई भी गैप खाली नहीं छोड़ा है हमने, ठीक है, पूरी तरह से डाइलेक्ट्रिक भर दिया है। तो वही लिखा है मैंने, लेट अस इंट्रोड्यूस अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल विच कंप्लीटली ऑक्यूपाइज द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच का पूरा स्पेस हमने इस डाइलेक्ट्रिक से भर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा? सो द पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक causes या ऐसा ना creates surface charge density at its edges, let it be sigma p and minus sigma p। क्या बोला, समझ में आया? डाइलेक्ट्रिक है ना, आपने बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दिया। चलो मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख देता हूँ, इधर से दिखाते हैं इसे थोड़ा। ये मेरा पूरा डाइलेक्ट्रिक भर दिया मैंने, ठीक है। तो आपने जब ये डाइलेक्ट्रिक भरा तो आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में आया। इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना, आपने देखा था ना कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इन दोनों प्लेट्स के बीच में, हमने डिस्कस किया था। दोनों प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कितनी? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ गया आपका डाइलेक्ट्रिक, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाएगा, है ना। डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होगा तो आपने देखा कि जब डाइलेक्ट्रिक पोलराइज होता है तो डाइलेक्ट्रिक के एजेस पर, है ना, इन एजेस पर भी चार्ज डेंसिटी बिल्टअप होता है ना। दोनों तरफ चार्ज जमा होंगे, यहाँ भी चार्ज जमा होगा, यहाँ भी चार्ज जमा होगा, तो उसके एरिया से उस चार्ज को एरिया से डिवाइड करोगे तो वहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाएगी आपको। मतलब अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ना। डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ये चीज हमने डिस्कस की हुई है ना। वो जो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इस वाले के जो प्लेट्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के सेटअप किए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये मानते हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसल आउट करता है डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये चीज अपन ने डिस्कस की थी। तो वैसा ही यहाँ पर प्लेट्स का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको कैंसल आउट करने की कोशिश करेगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो बना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो ऑपोजिट नेचर का होगा, है ना। अच्छा, तो आप मानो कि देखो यहाँ पर माइनस क्यू था, तो यहाँ पर आपका जो चार्ज डेंसिटी था माइनस सिग्मा था, है ना। डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा पता है, यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी बनेगा, इस हिस्से में जो चार्ज डेंसिटी बनेगा वो कैसा बनेगा? सिग्मा पी, ठीक है। पी मैं किस लिए ले रहा हूं? पोलराइजेशन की वजह से बनने वाला चार्ज डेंसिटी, इसलिए मैंने पी लगा दिया, ठीक है। सिग्मा पी, तो एक तरफ सिग्मा पी बनेगा, एक तरफ माइनस सिग्मा पी बनेगा। तो वो किस तरफ बनेगा? जो प्लेट का नेगेटिव है उसके पास डाइलेक्ट्रिक में सिग्मा पी बनेगा, और प्लेट का जो पॉजिटिव है उसके पास जो डाइलेक्ट्रिक का हिस्सा आ रहा है उसमें माइनस सिग्मा पी चार्ज डेंसिटी बनेगा, है ना। तभी तो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, है ना। इसके ऑपोजिट रखोगे तभी तो ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड को जस्टिफाई कर पाओगे, है ना। तो इस तरह का चार्ज डेंसिटी एजेस पर मिल रहा है, ठीक है। सो फिर अपन लिखेंगे क्या? सो वी कैन से दैट द नेट चार्ज डेंसिटी ड्यू टू प्लेट्स आफ्टर, इसको ये तो है, आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिकम्स सिग्मा माइनस सिग्मा पी। मानते हो? नेट अपना जो बनेगा नेट चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी। क्यों? देखो भाई, इस तरफ की अगर मैं बात करूं तो इस तरफ चार्ज डेंसिटी कितना है? सिग्मा है, और ये वाले को साथ में अगर ऐड कर लूं तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इस हिसाब से देखूं, इधर वाले प्लेट के हिसाब से देखूं, तो ये माइनस सिग्मा है और ये प्लस सिग्मा पी है, ठीक है। ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इसको, ये तो ओवरऑल नेगेटिव वाला बन रहा है ना, ये आपका ओवरऑल प्लेट का ये जो हिस्सा है पूरा नेगेटिव बनेगा, तो उसे माइनस लगाओगे तो
वो बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, वो भी वही बन जाएगा। तो एक साइड का ही कोई कंसिडर करते हैं अपन, या तो इस साइड का या तो अपन इस साइड का, तो अपन सिंपली इस साइड का लेते हैं, इसमें कोई माइनस प्लस का झंझट नहीं है, इसलिए इस तरफ का लेते हैं। तो देखो एक प्लेट का चार्ज डेंसिटी सिग्मा, डाइलेक्ट्रिक का चार्ज डेंसिटी सिग्मा पी, तो यहाँ पर जो नेट चार्ज डेंसिटी मिलेगी दोनों को ऐड करके जो नेट चार्ज डेंसिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। क्लियर है? वही चीज यहाँ पर भी मिलेगी नेगेटिव में, समझ में आया? यहाँ देखो क्या आएगा, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा पी, यही आ रहा है ना। आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या आएगा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, यहाँ भी आ रहा है नेट चार्ज डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा पी, यहाँ भी आ रहा है सिग्मा माइनस सिग्मा पी, लेकिन नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव वाला प्लेट है। ठीक है, तो नेट इफेक्ट नेगेटिव में मिलेगा, यहाँ नेट इफेक्ट पॉजिटिव में मिलेगा। क्लियर है? तो वैसा है, तो वो चीज़ लिख दूँ मैं यहाँ पर। ये ब्लू वाला है ना यार, मिटता नहीं है जल्दी। तो इस रीजन का नेट चार्ज डेंसिटी हो गया माइनस ऑफ सिग्मा माइनस सिग्मा पी, और इस रीजन में नेट चार्ज डेंसिटी हो गया सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, ये आपका नेट चार्ज डेंसिटी बन गया। ओके, ये बात हजम हो गई आपको पक्का? अच्छा, अब चलते हैं आगे, ये चीज़ मिटा देते हैं क्योंकि अब जगह की कमी है, तो ढंग से लिखने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, तो अब आपको नेट चार्ज डेंसिटी मिल गई सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ओके, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा आपको? पहले क्या हो रहा था इनिशियली, ठीक है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड E0, बिना डाइलेक्ट्रिक के हमने कैपेसिटेंस को C0 लिया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E0 ले रहे हैं, तो कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये था नॉर्मली। अच्छा, आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देने के बाद क्या हुआ, E, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कैसे मिलेगा हमको, कैसे मिलेगा? चार्ज डेंसिटी जो अब बन रही है नई वाली चार्ज डेंसिटी कितनी बन रही है आपकी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? पक्का? बिना डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि उस टाइम नेट चार्ज डेंसिटी आपकी सिग्मा ही थी, लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस होने की वजह से, ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं अपने चार्ज डेंसिटी है और जो प्लेट का चार्ज डेंसिटी है दोनों का ऐड होकर नेट चार्ज डेंसिटी बन रहा है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। ठीक है, इधर सिग्मा माइनस सिग्मा पी, इधर सिग्मा माइनस सिग्मा पी का नेगेटिव, तो दोनों एक ही चीज हुई ना, सेम वैल्यू हुई। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरह से मिलेगी अपन को, सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट से। क्लियर है? पक्का? अच्छा, तो अपन क्या कर रहे हैं वैसे, अपन को क्या निकालना है, निकालना क्या है अपन को निकालना है कैपेसिटेंस, है ना। तो कैपेसिटेंस याद हो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस डिस्कस किया था अपन ने, तो कैपेसिटेंस अपन ने कैसे निकाला था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V, उसके लिए अपन ने V निकाला था, और V कैसे मिला था, ED से, है ना, ED से मिला था। तो वैसा यहाँ पर भी ED से ही अपन निकालेंगे। ठीक है, सो देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक इज V इक्वल्स टू ई डी, डॉट डी नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली ई डी लिख रहा हूँ, पिछले बार ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं, राइट। तो ई डी से मिल जाएगा आपको। अच्छा, नया ई है ना, नया डाइलेक्ट्रिक के बाद का आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या आएगी, मतलब यही वाली आएगी, राइट। तो ये हो जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी, ऐसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, राइट। अब नॉर्मली आप ये सोच रहे होगे कि इस बार सी इक्वल टू क्यू बाई वी वाला कर देते हैं अपन सिंपली, लेकिन यहाँ पर कहीं अभी भी क्यू वगैरह आया नहीं है ना, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा जुगाड़। अच्छा, और एक चीज़ अभी आपको एक काम और करना है यहाँ पर, ये चीज़ ध्यान देनी है आपको कि जो सिग्मा माइनस सिग्मा पी है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो है आपका, ये मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ क्या? पक्का बताओ, कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ? सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रोपोर्शनल टू सिग्मा है। क्यों? देखो, सिग्मा की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी, सिग्मा की वैल्यू जितने ज़्यादा होगी, सिग्मा माइनस सिग्मा पी उतना ज़्यादा होगा। अरे मान लो सिग्मा आपका 100 है, ठीक है, सिग्मा पी है आपका 10, सिग्मा पी आपका 10 और सिग्मा है 100, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना आएगा, 90 आएगा।
अच्छा, अगर आपका सिग्मा 200 कर दिया आपने, अच्छा 100 था पहले, आपने सिग्मा 200 कर दिया, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी कितना आएगा? 200 माइनस 10 यानी कि 190 आएगा। समझ में आया? तो सिग्मा जितना ज़्यादा होगा इसका डिफरेंस उतना ज़्यादा आएगा, यानी कि हमारा सिग्मा माइनस सिग्मा पी का जो वैल्यू है वो सिग्मा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिग्मा जितना ज़्यादा होगा ये डिफरेंस भी उतना ही ज़्यादा होगा। अच्छा, अब अपन को पता है कि अपन अगर कोई भी चीज़ प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं तो अपन एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं ना। प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के अपन इक्वल टू लगाते हैं और तब एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो यहाँ पर वो कांस्टेंट है हमारा 1/K। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हम जो कांस्टेंट लेंगे क्या लेंगे? 1/K। ठीक है, और इंटू ये अपना सिग्मा है ही। ठीक है, क्लियर है? सिग्मा था और प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटा के इक्वल लगाया और एक कांस्टेंट लगाया तो कांस्टेंट 1/K, तो सिग्मा बाई के हो गया, राइट। तो इसको मैं सिंपली लिख दूं सिग्मा बाई के, है ना। अच्छा, तो सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू मिल गई आपको कितनी? सिग्मा बाई के। क्लियर है? अपन इसको ऊपर वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। अच्छा, नंबरिंग नहीं किया अपन ने, तो चलो नंबरिंग करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इसको लिखते हैं अपन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4। इसको 4 में अपन पुटअप कर दें। अगर 4 है कि 3 है? 3 है, सॉरी 3 है, 3 में। ठीक है, 3 में ये वाली वैल्यू पुटअप कर देते हैं अपन। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा? सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह पे क्या आएगा आपका? सिग्मा बाई के आ जाएगा, राइट। नीचे एप्सिलॉन नॉट था ही और ये d था ही। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम किसी को? सच बताओ। देखो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी था, नीचे एप्सिलॉन नॉट था और d था, तो d और एप्सिलॉन नॉट तो रह गया। ठीक है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी की जगह पे आपने क्या लिख दिया? सिग्मा बाई के, तो सिग्मा बाई के आ गया। ओके, अब ये सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है? क्यू बाई ए। क्यू बाई ए होती है ना, सिग्मा को ऊपर लिख देंगे क्यू बाई ए। के था ही, एप्सिलॉन नॉट था ही, डी है ही, यहाँ रीजन लिख दो सिंस सिग्मा इज क्यू बाई ए। ठीक है, पक्का? अब देख लो, क्यू बाई वी चाहिए आपको, ये वी नीचे ले आओ, बाकी सब उधर फेंक दो, तो ये सब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए उधर जाएगा और डी नीचे जाएगा। अच्छा, के भी है, के भी उधर जाएगा। मैं ऐसा लिख देता हूँ, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी। चलेगा? वी इधर लिया, क्यू के नीचे खाली क्यू और वी रखना इस तरफ, तो ये नीचे 3 चीज़ें हैं वो इधर जाएंगे और ये ऊपर एक चीज़ है वो नीचे जाएगी। ठीक है, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, क्या कहलाएगा? C0। थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दिया था आपको, है ना, कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को इस बार हमने C0 लिखा था। अच्छा, और ये जो नया क्यू बाई वी मिल रहा है आपको, यहाँ पर जो आपने वी लिया है ना, ये जो वी लिया आपने कौन सा वी लिया था? डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद का वी लिया था। तो ये जो नया कैपेसिटेंस मिल रहा है आपको, नया वाला मतलब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद का कैपेसिटेंस, तो C इक्वल टू कितना आया? के टाइम्स C0। ठीक है, सो न्यू कैपेसिटेंस, ठीक है, इज इक्वल्स टू के टाइम्स कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, या न्यू कैपेसिटेंस के लिए लिख दो कैपेसिटेंस विथ डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद का कैपेसिटेंस कितना होता है? के टाइम्स कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, मतलब जब एयर या वैक्यूम था तब कैपेसिटेंस जितना था उसके साथ आप के मल्टीप्लाई करोगे तो नया कैपेसिटेंस मिलेगा। कौन सा कैपेसिटेंस? डाइलेक्ट्रिक आ जाने के बाद का। अब ये के है क्या वैसे, है ना, ये है क्या के, वो देख लेते हैं अपन। के को अपन क्या कहते हैं? इसको मिटा देता हूं मैं, सारा काम तो हो गया अपना ये सब चीज़ का। देखो साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है, साथ साथ में लिखते रहोगे, आपका टाइम भी बचेगा और साथ साथ एक चीज़ होगी कि कंफ्यूजन नहीं होगा बाद में कि यार कौन सा पहले क्या लिखना था, वरना फिर बाद में वापस पूरा वीडियो प्ले करके लिखना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगा, है ना। तो ये आ गया अपना के टाइम्स कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक। व्हाट इज के? के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, जो मटेरियल आपने यूज किया। ठीक है, नॉर्मली आपको के की वैल्यू दी जाएगी, ठीक है, कि एक मटेरियल है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 2। तो ओरिजिनली, ठीक है, जब एयर था मटेरियल के सॉरी प्लेट्स के बीच में, जब एयर था तो कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफैराड। आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिया बीच में, ठीक है, एयर था तो अपना कैपेसिटेंस था 10 माइक्रोफैराड, यानी C0 था आपका 10 माइक्रोफैराड।
आपने एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 2, ये डाल दिया प्लेट्स के बीच में, पूरी तरह से भर दिया, तो जो नया कैपेसिटेंस मिलेगा वो कितना होगा, K इंटू C0 होता है, तो K कितना है 2 इंटू C0 कितना आपका 10 माइक्रोफेराड, तो नया आंसर आएगा 20 माइक्रोफेराड। क्लियर है, समझ में आ रहा है? अच्छा, होता क्या है कि जब आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हो प्लेट्स के बीच में, तो जो नया कैपेसिटेंस है वो बढ़ के मिलता है। ठीक है, आप कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हो। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, है ना? जब आप एक डाइलेक्ट्रिक, नॉर्मली जब एयर या वैक्यूम था प्लेट्स के बीच में, तब जितना कैपेसिटेंस था, आपने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया। और कितना बढ़ गया, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है उतने गुना बढ़ जाएगा। 2 गुना, 2 है तो 2 गुना बढ़ेगा, 3 है तो 3 गुना बढ़ेगा, 4 है तो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो K कहलाता है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। ओके, इसके अलावा एक और चीज, ये हो गया। अब ना ये जो वापस से अपन ये लिखते हैं, इसको कौन सा इक्वेशन था हमारा, इसको भी इक्वेशन को नंबर दे दूं क्या, मैं एक इक्वेशन देता हूं मैं इसको 5 सपोज। ठीक है, इसको मैं देता हूं 5। तो इक्वेशन 5 के लिए फ्रॉम 5, अभी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, आप यहां तक कर दोगे डेरिवेशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वो बाकी जो थियरीज हैं कुछ एक्स्ट्रा वो समझा रहा हूं। ठीक है, इसी में है थियरीज, टेक्स्ट बुक में ही है, तो वो रिलेशंस कुछ याद रखने पड़ेंगे आपको, न्यूमेरिकल्स में काम लग जाएंगे और कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन में भी काम लग जाएंगे, तो वो डिस्कस करने के लिए बता रहा हूँ। डेरिवेशन यहाँ तक लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फुल मार्क्स मिलेगा। ओके, फ्रॉम 5 व्हाट इज Q बाई V, अच्छा यहाँ पर लिखा है हमने Q बाई V इक्वल्स टू K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाई D, यही है ना हमारा। अच्छा, ये जो K एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, K एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड एप्सिलॉन, इसको क्या कहेंगे हम, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कौन सा मीडियम, जो भी मीडियम, जो डाइलेक्ट्रिक आपने लाया है ना, उस डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी कहलाता है। K क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस मटेरियल का, जो मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। एप्सिलॉन क्या कहलाता है, उस मटेरियल का परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये भी तो परमिटिविटी है, लेकिन ये वैक्यूम की या फिर एयर की परमिटिविटी कहलाता है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट मतलब एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी। क्लियर है? अच्छा, और ये जो एप्सिलॉन है ये मटेरियल की परमिटिविटी कहलाता है। क्लियर है? पक्का? कोई भी मटेरियल है उसकी परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन कहते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू E एप्सिलॉन, सॉरी। ठीक है, अच्छा, इसको परमिटिविटी कहते हैं। ओके, अब आप देखो K की वैल्यू आपको यहां से कैसे मिलेगी, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट से मिल सकती है। दोनों कंडीशन देखो, एप्सिलॉन नॉट का नीचे ले जाओ, तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया आपका, K हो गया, है ना। K आपका नॉर्मली जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ मटेरियल, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक है, अब याद हो आपको, तो एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन नॉट आर भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, एप्सिलॉन आर भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, ये रिलेटिव परमिटिविटी, यानी कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों इक्वल होते हैं। बराबर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों सेम होते हैं। कैसे, यहां से दिख गया ना हमको कि एप्सिलॉन नॉट था एप्सिलॉन, है ना, यानी उसको हम परमिटिविटी कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट नीचे क्या, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी भी तो कहलाता है, और वो हमको K भी तो दे रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी तो दे रहा है ना। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी दोनों इक्वल होते हैं। क्लियर है? पक्का समझ में आ रहा है? ओके, अब ये जो K की वैल्यू है यहाँ पर नॉर्मली 1 से बड़ी होती है। K की वैल्यू क्या होती है, 1 से बड़ी होती है, 1 या 1 से बड़ी होगी। तो अगर 1 हुई तो आप देख सकते हो, वैसे भी यहाँ पर देखो टेक्स्ट बुक में समझा, इसलिए समझा देना, कोई अनोखा चीज़ नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, ये तो कोई छोटी सी चीज़ है यार, लल्लू सी चीज़ है, इसमें कुछ नहीं है। एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, देखो K एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू एप्सिलॉन है, तो टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है कि K की वैल्यू अगर आप 1 ले लो, कितनी ले लो, 1 ले लो, K की वैल्यू क्या ले लो, 1 ले लो, तो ये 1 इंटू एप्सिलॉन नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, यानी एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट, यानी K 1 लेने का मतलब समझे आप, K 1 लेने का मतलब आपने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 1। ठीक है, K 1 लेने का मतलब एक ऐसा मटेरियल चुना है आपने जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है, तो उस केस में परमिटिविटी कितनी हो जाती है, एयर की परमिटिविटी के बराबर। ठीक है, उस मटेरियल की परमिटिविटी कितनी जाएगी, एयर की परमिटिविटी के बराबर। तो आपने कौन सा मटेरियल लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 है,
मतलब आपने एयर ही लिया है या वैक्यूम लिया हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। क्लियर है? एयर या वैक्यूम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? 1 होगा। तभी तो रिलेटिव परमिटिविटी आपकी एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ रही है। ठीक है, एयर की परमिटिविटी के बराबर, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, मेन डेरिवेशन था जो यहाँ तक था, ये कुछ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन था, रिलेशंस निकालने थे, हो गया। अच्छा, तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी कि कैपेसिटेंस जो है वो बढ़ जाता है अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दो तो। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।